हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। दोस्तों, मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों से तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं निशिम एजकियल की पोयम ए पोयम ऑफ डेडिकेशन से शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। इसके पहले मैं पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके आज के वीडियो को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकंड of a poem of dedication. Question first. Write a note on the theme of a poem of dedication. यानी ये जो पोयम है जिसका नाम ए पोयम ऑफ डेडिकेशन है, उसकी थीम लिखनी है, कहानी लिखनी है। लेट्स सी द आंसर। द पोयम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो पोयम है इसकी शुरुआत वस्तुओं के डिस्क्रिप्शन से होती है, अर्थात वर्णन से होती है। दैट द पोएट व्यूज फ्रॉम द बेसमेंट रूम, जिसे कवि तहखाने के कमरे से देखता है। द व्यू इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये जो व्यू है वो एक्सपेंसिव नहीं है। द पोएट फील्स दैट, कवि महसूस करता है, these objects apparently do not undergo any change। इन वस्तुओं में स्पष्ट रूप से कोई चेंज नहीं होता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। नो डेवलपमेंट और साइन ऑफ ग्रोथ इज नोटिसेबली इन दैम। उनमें कोई विकास या विकास के साइन अर्थात संकेत स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं। सडनली, अचानक, द माइंड ऑफ द पोएट, जो कवि का मन है, इज फ्री फ्रॉम, वो स्वतंत्र है, द चेन्स ऑफ डलनेस, नीरसता की जंजीरों से स्वतंत्र है। द माइंड ऑफ द पोएट यानी कवि का जो मन है, अचीव्स द रिलीज यानी मुक्ति हासिल करता है, रिहाई हासिल करता है, फ्रॉम डलनेस नीरसता से, एंड बिकम्स प्यूरिफाइड और शुद्ध हो जाता है, बाय द इफेक्ट ऑफ द मेडिटेरियन यानी मेडिटेरियन भूमध्य सागरी के प्रभाव के द्वारा। द पोएट डज नॉट वॉन्ट गॉड लाइक पावर, यानी जो कवि हैं वो गॉड लाइक पावर नहीं चाहते हैं। ही डज नॉट केयर, वो परवाह नहीं करते हैं, एसेटिक आइडियल यानी तपस्वी आदर्श की परवाह नहीं करते हैं। नॉर डज ही डिजायर टू बी सेंट लाइक इन हिज चैरिटी, और अपनी चैरिटी में यानी अपनी पवित्रता में वो सेंट लाइक डिजायर नहीं चाहते हैं, यानी संतों जैसी इच्छा नहीं चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी अ ह्यूमन, कवि ह्यूमन बनना चाहता है, ह्यूमन रिलेशनशिप बनाना चाहता है, एंड राइट पोएम्स, और कविताएं लिखना चाहता है, विच माइट बी यूजफुल इन द कॉमन आवर, जो कॉमन आवर में यानी आम घंटे में उपयोगी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट अ नोट ऑन निशिम एजकिल्स लैंग्वेज एंड डिक्शन, यानी निशिम एजकिल की लैंग्वेज भाषा और डिक्शन यानी शब्दों के चयन पर एक नोट लिखिए। लेट्स सी द आंसर। निशिम एजकिल इज एन आर्टिस्ट। निशिम एजकिल एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। हु ट्राइज टू यूज द बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, जिन्होंने बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स का यूज करने की कोशिश करी, फॉर हिज पर्पजेस, अपने उद्देश्यों के लिए। वर्ड्स आर केयरफुली चूजन बोथ विद रेफरेंस टू देयर सेंस एंड देयर साउंड, यानी शब्दों को उनके अर्थ और उनकी ध्वनि दोनों के संदर्भ में सावधानी से चुना जा सकता है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक,
उनकी अधिकांशतया जो कविताएं होती हैं वो एफोरिस्टिक और एपिग्रामेटिक हैं। ही इज इकोनॉमिकल इन हिज यूज ऑफ लैंग्वेज, वह भाषा के उपयोग में इकोनॉमिकल हैं यानी कम खर्चीले हैं। बट ही इज़ नेवर ऑब्सक्योर, लेकिन वो ऑब्सक्योर नहीं है, अस्पष्ट नहीं है। क्लैरिटी इन हिज वर्चू, यानी स्पष्टता उनके गुणों में है। सिंप्लिसिटी इन लैंग्वेज एंड डिक्शन, यानी लैंग्वेज और डिक्शन में जो सिंप्लिसिटी है यानी जो साधारणपन है, करेक्टराइजेस निसीम एजेकियल्स पोइट्री, वो निसीम एजकियल की कविता की विशेषताएं हैं। ही हैज़ केयरफुली अवॉइडेड द यूज ऑफ आर्कैइक ऑब्सोलीट वर्ड्स, वो केयरफुली अवॉइड करते हैं यूज ऑफ आर्कैइक पुराने और ऑब्सोलीट शब्दों का यूज करने में। इवन फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल सब्जेक्ट, फिर भी उनके जो फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं आर डेल्ट विद, वो संबंधित हैं इन सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, साधारणपन और क्लैरिटी स्पष्टता से। ही हैज़ स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी इडियम, यानी उन्होंने कंटेम्प्रेरी इडियम्स समकालीन मुहावरे के महत्व पर बल दिया है। ही यूजेस वर्ड्स, वो शब्दों का उपयोग करते हैं फ्रॉम द कॉमन एवरीडे वोकैबुलरी, यानी साधारण रोज़मर्रा के वोकैबुलरी से। बट बाई हिज यूज इम्पार्ट्स टू दैम अ न्यू मीनिंग एंड न्यू सिग्निफिकेंस, लेकिन उनके उपयोग से उन्हें एक नया मीनिंग यानी नया अर्थ और नया सिग्निफिकेंस यानी नया महत्व मिल जाता है। बाई हिज स्किलफुल यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों के चयन के द्वारा, द पोएट टर्न्स द अब्स्ट्रैक्ट इनटू कॉन्क्रीट, कवि अमूर्त को मूर्त रूप देता है यानी अब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट रूप देता है। एंड कन्वेज हिज मीनिंग थ्रू द राइम एंड रिदम ऑफ वर्स, और पद्य की तुकबंदी और रिदम ताल के माध्यम से उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन निसीम एजकियल्स इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म, यानी निसीम एजकियल की कल्पना और प्रतीकवाद पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। सिंप्लिसिटी इन द वर्चू ऑफ निसीम एजकियल्स पोइट्री, यानी जो साधारणपन है वो निसीम एजकियल्स की कविता के गुण हैं। ही यूजेस इमेजरी, वो इमेजरी का यूज करते हैं, कल्पना का यूज करते हैं। बट हिज इमेजेस आर नॉट डेकोरेटिव, लेकिन उनकी जो इमेजेस है, जो कल्पना है, वो डेकोरेटिव नहीं है यानी अलंकारिक नहीं है। बट स्ट्रिक्टली फंक्शनल, लेकिन सख्ती से फंक्शनल है यानी कार्यात्मक है। सर्टेन इमेजेस आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, जो निश्चित कल्पनाएं होती हैं, फ्रीक्वेंटली मतलब बहुधा, रिपीटेड दोहराई जाती हैं। एंड दे एक्वायर सिम्बॉलिक ओवरटोन्स, और वे प्रतीकात्मक अधिस्वर प्राप्त कर लेते हैं। एंड इनेबल द पोएट टू मेक द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट, यानी और कवि को अमूर्त को ठोस बनाने में सक्षम बनाते हैं। एंड इजी टू अंडरस्टैंड, उनको समझना बहुत आसान होता है। द वोमेन, द सिटी एंड नेचर, यानी महिलाएं, शहर और प्रकृति, आर द रिकरिंग इमेजेस, आवर्ती छवियां हैं यानी रिकरिंग इमेजेस हैं। इन निसीम एजकिल्स पोइट्री, निसीम एजकिल्स की कविताओं में। एंड बाई रेपिटेशन, अपनी पुनरावृत्ति के द्वारा। दे एक्वायर सिम्बॉलिक ओवरटोन्स, वो प्राप्त करते हैं सिम्बॉलिक ओवरटोन्स को यानी प्रतीकात्मक ओवरटोन को प्राप्त करते हैं। दे आर की इमेजेस, ये की इमेजेस हैं, बट राउंड, लेकिन गोल हैं। दीज आर यूजुअली वोमेन अ नंबर ऑफ इमेजेस, ये आमतौर पर कई छवियों से वोवेन होते हैं यानी बुने हुए होते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, वी गेट अ क्लस्टर ऑफ
इमेजेस ऑफ द लैंग्वेज, हम भाषाओं के क्लस्टर ऑफ इमेजेस को पाते हैं, यानी उनकी छवियों के समूह को पाते हैं। द इमेजेस ऑफ हिल्स, रिवर्स, विंड, स्काई, सन एंड रेन, यानी ये सभी चीज़ें अटेन प्राप्त करते हैं अ डेफिनेट सिग्निफिकेंस, एक डेफिनेट सिग्निफिकेंस के द्वारा, इन देयर कॉन्ट्रास्ट विद द इमेजेस ऑफ द सिटी, यानी शहर की छवियों के विपरीत एक निश्चित महत्व को ये प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका पार्ट सेकंड। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।